हाय निहारिका मैम। हाँ, हम लोग फिर से वापस है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ और बात करते हुए। हम लोगों के प्रीवियस दो वीडियोस, एक जिसमें आपने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी, उसके बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज थी वो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हैंडल किया। और अब हमने एक और ये पार्ट बनाए हैं ये, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी अनअटेंडेड रह गए थे। तो उन स्टूडेंट्स की क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा पार्ट 2 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस से रिलेटेड है। सो इसके लिए डॉक्टर निहारिका भावसर जो कि एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, मैं उनका स्वागत करती हूँ कार्य काउंसिल्स इंडिया के इस फोरम पर। और नमस्कार मैम। और देखिए मेरे हाथ में फिर से क्वेश्चंस की लिस्ट है और मैं शुरू कर रही हूँ। आपकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न उठे हैं उनको एक एक करके मैं आपके साथ I will keep on asking their queries, and I hope you will give them best solutions. So welcome here. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ma'am, hello everyone. तो हम लोग होपफुली आज पूरी क्वेरीज को फुलफिल कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यस मैम। ओके, सो मेजरली जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो एक तो पीएचडी के ऊपर क्वेश्चंस हैं मेरे सामने, और एक नेट के ऊपर मेरे सामने क्वेश्चंस हैं। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ, एक दीपा जी का एक मैसेज है जिन्होंने बोला है कि वो आपकी जो पीएचडी की जर्नी है उससे बहुत इंस्पायर हुई हैं। और उन्होंने भी एनरोल किया है एमएससी एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में हैदराबाद यूनिवर्सिटी से। एंड शी इज कंफ्यूज रिगार्डिंग हर करियर। सो क्या आप उनको गाइड कर सकते हैं कि एमएससी बायोलॉजी एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बाद वो और क्या कर सकते हैं? यस, तो वैसे हमने लास्ट क्लास में जैसे शुरुआत की थी तो हमने पूरे बेसिक क्लियर किए। तो अभी हम बात करेंगे पीएचडी के बारे में। तो अगर 10-12 के बाद आपने ग्रेजुएशन पीजी कर लिया है तो उसके बाद, और अगर आपका एनिमल बायोटेक्नोलॉजी भी है तो ये सारे ही सब्जेक्ट लाइफ साइंस में आते हैं। तो आप जरूर से पीएचडी में इनरोल कीजिए और साथ में नेट की भी प्रिपरेशन कीजिए, जो है एनईटी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके क्वालिफिकेशन से आप बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप लेक्चरशिप करना चाहते हैं, जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि आप किस किस फील्ड में बायोटेक में जा सकते हैं, तो अगर आपको लेक्चरशिप अपना ऑप्शन चूज करना है तो अगर नेट क्वालिफाइड है तो आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं, 30 पॉइंट्स यू विल गेट। एंड पीएचडी अगर आप नेट आपका क्वालिफाई है तो आजकल सभी यूनिवर्सिटी ने अपना एंट्रेंस एग्जाम शुरू किया है, तो वो एंट्रेंस देने की भी जरूरत नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप श्योरली दीपा जी आप दोनों चीजें कीजिए, आप नेट की भी प्रिपरेशन कीजिए, नेट क्वालिफाइड भी कीजिए और साइमल्टेनियसली आप पीएचडी भी करते जाइए। तो हम उनको ये सजेशन देते हैं कि उनको दोनों चीजों की प्रिपरेशन करनी चाहिए, नेट को भी उनको क्वालिफाई करना चाहिए और साथ ही पीएचडी भी करना चाहिए, पीएचडी में भी अपने आप को एनरोल करना चाहिए, राइट। और खैर आगे हम बढ़ेंगे तो नेट को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सो एक और यही सेम क्वेश्चन पूजा यादव जी का भी था। और अब ये ममता थापा जी बोलती हैं कि पीएचडी आई हैव सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सो अगर मैं बीएड करूँ ना अभी और फिर टीचिंग जॉब करूँ और थोड़ा पैसा जमा हो जाए, उसके बाद अगर मैं पीएचडी करूँ तो क्या ये पॉसिबल है? यस ममता जी, आई जस्ट वांट टू क्लियर यू कि दोनों चीजें अलग है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बीएड भी कर लेते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं, बट आप बीएड मींस बैचलर इन एजुकेशन, तो आप एक स्कूल में टीचिंग जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की भी संविदा एग्जाम तो भी है, तो वो बीएड उसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, यू हैव डिसाइडेड कि मुझे पीएचडी करना है या मुझे रिसर्च में या लेक्चरशिप में अगर जाना है, तो आई जस्ट सजेस्ट कि आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट में एडॉक पे ज्वाइन कीजिए, एज अ गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन कीजिए, और साथ में आप फाइनेंशियली भी आप कमाने लगेंगे और पीएचडी कीजिए। मतलब व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू बीएड, मतलब आप डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल कीजिए। कई बार लोगों का कंफ्यूजन होता है कि हमें अच्छी यूनिवर्सिटी से
पीएचडी करना है तो नेट क्वालिफाई चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एक नेट ऑब्वियसली क्राइटेरिया एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, आपको क्वालिफाई करना ही चाहिए। बट पीएचडी के लिए आप कोई भी अच्छे यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, नेट नहीं हुआ है तो एंट्रेंस दे के क्वालिफाई कीजिए, साथ में करते जाइए। तो अगर आप फोकस है कि मुझे आगे जाके लेक्चरशिप या रिसर्च में जाना है, तो आप ईदर गोइंग टू बीएड, आप कोई भी कॉलेज में ज्वाइनिंग लेकर एडॉक या कैसे भी, और फिर आप पीएचडी करिए तो ज्यादा बेटर होगा। कहीं कहीं स्टाइपेंड भी मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो, स्कॉलरशिप मिलती है, इतने सारी स्कॉलरशिप है, यूजीसी वाले कंडक्ट करते हैं, इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप है, तो ये ऑल ओवर इंडिया की स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं और फिर उससे आप कंप्लीट कीजिए। मतलब अब डिले क्यों कर रहे हैं, पीएचडी इतना लंबा थोड़ा जर्नी है, तो आप पीएचडी पे फोकस कीजिए फिर। राइट राइट राइट। तो फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है, अगर आप चाहें तो स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आप स्कूल में जाना चाहते हैं या आप कॉलेजेस के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो बीएड इज फॉर स्कूल्स एंड पीएचडी एंड नेट इज फॉर कॉलेज। सो ये डिसीजन आपका रहेगा। आई होप ममता जी को प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। एंड नाउ जैसे हम लोग बार बार नेट के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ काफी स्टूडेंट्स की इससे रिलेटेड क्वेरीज भी है, लाइक हिमानी जी भी लिखती हैं, देन ममता जी ने दोबारा फिर से पूछा है। तो आप थोड़ा सा नेट के बारे में और बताइए कि व्हाट इज नेट एग्जाम बेसिकली। यस, तो नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो नेशनल लेवल के एग्जाम है, और साथ में स्टेट लेवल के भी एग्जाम होते हैं। कहीं उसे एससीटी सेट कहते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी, या फिर स्लेट कहते हैं, SLET। तो ऑल आर सेम, सबका सिलेबस सेम है, उस पर भी हम बात करेंगे। बट ये जो एग्जाम है, ये आप एमएससी जब फाइनल में आ जाते हैं तभी आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके लिए एक अलग से आपको सिर्फ एक लेटर प्रिंसिपल या एचओडी के थ्रू साइन करके देना पड़ता है कि यू आर परसुइंग एमएससी, बट यू आर एलिजिबल। आपका क्वालिफाई होता है तो आपको फ्यूचर में प्लस पॉइंट मिलता है। तो नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। तो जून के लिए फरवरी मार्च में एग्जाम फॉर्म फुलफिल होते हैं, और दिसंबर के लिए अगस्त सितंबर में। तो ये अभी पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया है। इसमें लाइफ साइंस, हमारे बायोटेक के बच्चे लाइफ साइंस दे सकते हैं। लाइफ साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, इनका सिलेबस सेम है, 13 यूनिट्स होती है। तो जिसमें पूरा बॉटनी की कुछ 2 यूनिट है, जोलॉजी के 2 यूनिट है, और बाकी पूरा ही मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, अप्लाइड साइंस, इन सब्जेक्ट्स को वो कवर करते हैं, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट। तो ये 13 टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और नेट क्वालिफाई कीजिए। नेट में हमें 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर लेक्चरशिप। अगर आप लेक्चरशिप के लिए दे रहे हैं, इसमें एज लिमिट भी, ऐसे कुछ क्राइटेरिया ने आप होल लाइफ भी नेट क्वालिफाई कर सकते, एग्जाम दे सकते। तो इसमें आप अगर क्वालिफाई कर देते हैं लेक्चरशिप में, तो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेजेस में जॉब मिल जाता है, क्योंकि आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने एमएससी है पहला, तो एमएससी मेरिट अगर आता है, उसके ऊपर आता है पीएचडी, और पीएचडी के ऊपर आता है नेट के। तो नेट के आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं, पीएचडी के 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये एक प्लस है। और दूसरा होता है रिसर्च। नेट आपको स्कॉलरशिप देता है, आप उसमें एज अ जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और श्योरली आपको जॉब मिलेगा। जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, फिर थोड़े टाइम बाद आफ्टर सम एक्सपीरियंस यू विल गेट द सीनियर रिसर्च स्कॉलरशिप, तो एसआरएस मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों ही है नेट क्वालिफाई के लिए, पीएचडी भी कर सकते हैं और आप फिर उसमें रिसर्च में भी जा सकते हैं। और एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है, तो मुझे लगता है पीएचडी भी करना चाहिए और रिसर्च में भी जाना चाहिए, काफी प्लस रहेगा। तो पीएचडी हो गया, प्रोफेसरशिप या लेक्चरशिप हो गया, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यस, फॉर रिसर्च। तो 3 रास्ते हम लोगों के लिए खुल जाते हैं एंड नेट के एग्जाम के बाद। और दिस इज अगेन वेरी गुड थिंग। तो जैसे कि एक वैसे आपने मेंशन किया है, लेकिन फिर भी एक बार कि डिफरेंट नेट एग्जाम होते हैं। सो व्हाट आर दे? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट तो नेट ही है और एक ही है, और बाकी स्टेट लेवल पे होते हैं। यस, तो नेट भी 2 है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है CSIR नेट एंड वन इज यूजीसी नेट। तो इन्हें अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। तो यूजीसी नेट की बात करें तो दे आर फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स के जो बच्चे, मैनेजमेंट के बच्चे हैं, उनके लिए। बट हमारे लिए एक इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट डाला है। हमें अगर भरना ही है यूजीसी नेट, तो हम इन्वायरमेंट में डाल सकते
से, बट आप ध्यान रखिए उसके बाद जॉब भी आपको वैसा ही मिलेगा, जहाँ पे इन्वायरमेंट रिलेटेड रिसर्च है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, या आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, तो वो ध्यान रखिए। और जो CSIR नेट है उसमें जितने भी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है वो आ जाते हैं, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। तो जो लाइफ साइंस है उसमें बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जितने भी स्पेशलाइजेशन आप देखते हैं, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोस्टैटिक्स, अगर इसमें भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, या फिर लाइफ साइंस सब्जेक्ट में भी कुछ लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं या बायो साइंस में कर लेते हैं, तो उन सब के लिए हमें लाइफ साइंस में अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि 13 यूनिट उसमें है, तो वो सबके लिए सेम है। तो ये CSIR नेट पे हमें फोकस करना है, जिसकी मैं बात करी थी कि वो एक बार जून में और एक बार दिसंबर में होता है फिर एग्जाम। सो हम कह सकते हैं कि PCM और PCB के स्टूडेंट्स के लिए CSIR नेट है, और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए UGC नेट है। That's great. I mean, काफी क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को। आई थिंक हमने ये बात तो कर ही ली है कि CSIR नेट एग्जाम प्रिपरेशन फॉर लाइफ साइंस सब्जेक्ट, हाउ टू डू दिस प्रिपरेशन। तो यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि 13 सब्जेक्ट्स, 13 यूनिट्स हैं आपको। 13 यूनिट्स है। मैं थोड़ा सा और मेंशन करना चाहूंगी इसमें। कई बार बच्चे मुझे ये क्वेरी करते हैं कि मैम कैसे प्रिपेयर करें, कोई बुक बता दीजिए। तो मैं CSIR नेट की अगर बात करूं तो आप कहीं भी देखिए, इसके लिए कोचिंग होंगे, कुछ बुक्स है, बट आप वो पढ़ के भी यू कांट क्वालिफाई, बिकॉज ये ऐसा बना है CSIR नेट, और इसके जो क्वेश्चंस हमेशा आते हैं वो रिपीट भी बहुत रेयरली होते हैं, और वो ऐसे साइंटिस्ट या बड़े लेवल पे जो लेक्चरर्स है वो डिजाइन करते हैं, और वो आपका कैपेबिलिटी चेक करते हैं। तो इन 13 यूनिट्स के लिए आप रेफरेंस बुक प्रेफर कीजिए। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है व्हाट इज रेफरेंस बुक। तो रेफरेंस बुक, जब जैसे बायोकेमिस्ट्री है, इसमें नेल्सन एंड कॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये रेफरेंस बुक लिखी, और मोस्टली दे आर फॉरेन ऑथर्स से ही रेफरेंस बुक होती है। फिर उसकी कॉपी दूसरी जगह पे निकाली जाती है। तो जो फर्स्ट बुक बनी थी दैट इज रेफरेंस बुक, फिर दूसरे लोग उसमें से रिफर करते हैं। तो आप गूगल पे भी ढूंढोगे तो रेफरेंस बुक नेम, आपके जो भी 13 टॉपिक्स है, हर टॉपिक के लिए आपको एक एक रेफरेंस बुक मिलेगी। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए जैसे मैंने बताया नेल्सन कॉक्स है, जेनेटिक्स के लिए गार्डनर की बुक है, जीन 7 बुक है, ऐसी बुक्स को आप प्रेफर कीजिए। माइक्रोबायोलॉजी के लिए ब्लैक की है, कार्बर की बुक्स है, तो इनको पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज होते हैं, हम सोचते फॉरेन ऑथर है और इतनी बड़ी बुक है, ये सारी काफी मोटी मोटी बुक्स रहेगी, बट ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में होती है, डायग्राम्स बहुत अच्छे, और प्लस इनमें हर यूनिट के बाद क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, बिकॉज जो CSIR नेट की बात कर रहे हैं इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चंस आएंगे आपको, A पार्ट, B पार्ट एंड C पार्ट। A पार्ट इज जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा, B एंड C में लाइफ साइंस होंगे, B में डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, सिंपल 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस के, C में रिसर्च ओरिएंटेड होंगे। तो जब आप रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे और हर यूनिट के बाद के क्वेश्चन को देखेंगे तो आप इन C पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप रेफरेंस बुक में से पढ़ना शुरू कीजिए, और आप लग के MSc फाइनल या MSc के बाद भी आप शुरू करते हैं, या फिर मैं अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करती हूँ कि आपके जो सब्जेक्ट में है उनको साथ साथ करते जाइए। हम सिलेबस के लिए कॉलेज में जनरली उतना ही देखते जितने टॉपिक्स है, या फिर जो हमें 20 क्वेश्चन या दूसरे यूनिफाइड बुक में मिल गया उतना ही पढ़ते, बट अगर हम उनको रेफरेंस बुक में से पढ़ना शुरू कर दे तो हमारा वो चीज कवर होता जाएगा। और जो 13 यूनिट्स है उसमें जरूरी नहीं है कि आपको पूरे 13 करना है। अगर आपके 8 to 10 यूनिट्स भी परफेक्ट हो जाते हैं तो उन्हीं को रिवाइज करके उन्हीं के क्वेश्चन, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। पूरे 13 पे फोकस मत करिए। आपको जिसमें इंटरेस्ट लगता है, मेरे से इजी हो जाएगा, पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उन्हीं 8 से 10 टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिए, रेडी कर लीजिए, एकदम थॉरो हो जाना चाहिए। मतलब मुझे ये पर्सनली भी बहुत क्वेरी आई है कि मैम कोई बुक बता दीजिए, बट कोचिंग वाले बुक निकालते हैं, किसी ने भी रेफरेंस बुक CSIR नेट के फेवर में नहीं निकाली है, इसलिए हमें ये रेफरेंस बुक में से ही पढ़ना है। गूगल पे भी आपको नहीं मिलेगा, आप ऑब्जेक्टिव जरूर गूगल से ढूंढ के सॉल्व कीजिए, बट थियोरिटिकल पार्ट और कुछ उसके पीछे के क्वेश्चन रेफरेंस बुक में से देखिए। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस कि हमें किसी भी बुक को नहीं देखना और गूगल स्टडी तो नहीं करनी है। डेफिनेटली हम लोगों को रेफरेंस बुक्स को से रेफर करना है UGC की तैयारी करने के लिए।
और जैसे आपने एक और ये बात बहुत अच्छी बताई कि हर सब्जेक्ट के हर यूनिट के बाद वो क्वेश्चन आंसर्स रखते हैं, तो अगर हम थरली यूनिट पढ़ेंगे तो हम उसके क्वेश्चन आंसर्स आराम से दे पाएंगे, और जब क्वेश्चन आंसर्स हमारे रेडी होंगे तो हम लोग धीरे धीरे प्रिपरेशन करते जाएंगे अपने CSIR नेट के लिए। और 3 पार्ट में एग्जाम है, आपने बोला ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट इज फॉर जनरल नॉलेज एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग। बी पार्ट रिसर्च एप्टीट्यूड, research aptitude, and B part is for objective questions, and C part has elaborative question answers, जहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिकली और एनालिटिकली अपने आंसर्स को प्रस्तुत करना है। तो ऑब्वियसली आई हैव अंडरस्टूड इज दैट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आप हर प्रकार के आंसर दे पाएंगे। और ये क्लियर करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हमें हमेशा रेफरेंस बुक्स को ही रिफर करना चाहिए। And when you are saying that वो बहुत ही layman language में लिखी गई हैं, तो it is wonderful. I mean, why not to get enriched with such information? So I'm sure कि this is going to be a big help. और आप जैसे बार-बार 13 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारी एक स्टूडेंट पूछ रही है कि मैडम ये 13 यूनिट्स में से भी कौन सी यूनिट इम्पोर्टेंट होती है या सारी मैंडेटरी? वैसे आपने आंसर दिया, बट फिर भी एक बार। हाँ, एक्चुअली मैं समझती हूँ कि उसमें जो मैंने बताया 13 यूनिट्स में से फर्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पार्ट होगा, कुछ माइक्रोबायोलॉजी होगा, कुछ सेल बायोलॉजी होगा, और बॉटनी मतलब जो हम प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, तो उसके 2 यूनिट है। अगर आपका बॉटनी अच्छा नहीं है, आपने प्लांट स्टडी नहीं की, तो आप उसको छोड़ दीजिए, वो दोनों यूनिट पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए। एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल एनाटॉमी कुछ ह्यूमन रिलेटेड भी है, तो कुछ ह्यूमन डिसीजेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कभी एनिमल रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे थोड़े क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, तो जूलॉजी वाला पार्ट आप कर सकते हैं। फिर उसमें इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आई फील कि ये थोड़े इजी टॉपिक्स है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जनरली पॉल्यूशन रिलेटेड है, हम स्कूल में भी पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th में भी था, फिर कॉलेज में भी आपको होगा ही कहीं ना कहीं, या एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट हो जाता है। इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये भी थोड़े इंटरेस्टिंग अकॉर्डिंग टू मी। तो ये 13 टॉपिक्स में से यू जस्ट फाइंड आउट कि मेरे इंटरेस्ट में क्या है, और जैसे मैंने बताया 8, मिनिमम 8, मैक्सिमम 10, आप उन्हीं को फोकस कीजिए और उन्हीं को पढ़िए। और ग्रेजुएशन और पीजी में भी आपको सिलेबस में जो सब्जेक्ट है कभी ना कभी टच में है, तो उनको करते जाइए। और जैसे मैम आपने भी कहा कि बेसिक क्लियर होना चाहिए, ऑफ कोर्स हम क्या करते हैं, हाई ऐसे सोचते हैं कि CSIR नेट हाई लेवल का है तो हम एकदम हाई फाई पढ़ने लगते हैं, बट हम बेस से ही शुरू करें। बेस कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बी पोर्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई कंसेप्शनल नहीं आते हैं, तो आप वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो श्योरली आप सी पार्ट भी पढ़ क्वालिफाई कर सकते हैं, क्लियर हो सकता है। सो मैंडेटरी है 8 हमें मिनिममली पढ़ने हैं, और मैक्सिमम हमें 10 तो पढ़ने ही चाहिए। और वो 13 यूनिट में से वो यूनिट उठाएं जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो कंफर्टेबल नहीं है उनको एलिमिनेट कर दें। और ये लास्ट टाइम वैसे भी सही नहीं होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करें, तो बेसिकली जिसमें कॉन्फिडेंस है वो वाले यूनिट्स को पिक करें और फिर उससे अपनी UGC की सॉरी नेट की तैयारी करें। CSIR नेट की प्रिपरेशन, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक्चुअली माइनस मार्किंग भी होती है, तीनों में अलग अलग मार्किंग है, तीनों में क्वेश्चंस भी अलग अलग करने हैं। जैसे फर्स्ट में 15 हमें करने होते हैं, तो उसमें माइनस मार्किंग भी होता है। तो जब हम हमारे 13 यूनिट्स में से जब हम 8 या 10 ही करते हैं तो कंफ्यूजन भी कम हो जाता है। हम वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो हमारे टॉपिक से हमने पढ़ा हुआ है, हम स्किप करते जाएंगे तो हम आखिरी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चंस में 75 ही करने होते बी में, तो इतने क्वेश्चंस हम नहीं पढ़ पाते। तो अगर हमें पता है कि मैंने ये यूनिट पढ़ा ही नहीं है, तो हम उसको स्किप करके, तो टाइम भी बचेगा, कंफ्यूजन भी कम होगा, आंसर भी कम होंगे गलत, क्योंकि हमें एक तो पूरे करने भी नहीं है, उसमें हमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस करने होते हैं, तो हमारे श्योर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे फिर। वंडरफुल, यानी एलिमिनेशन के चांस एलिमिनेट आप करते जाइए जो आपसे नहीं बन रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग में हम कोई तुक्का नहीं लगा सकते। तो आप किसी भी तुक्के पे मत जाइए, जिस क्वेश्चन को लेके आप कॉन्फिडेंट है उस पर ही अपना समय लगाएं, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो काइंडली उसको एलिमिनेट या स्किप मारें और आगे बढ़ें। 75 क्वेश्चंस के करीब हमें आउट ऑफ 200 अटेम्प्ट करने हैं।
बी पार्ट में सब में अलग अलग है, ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी पोर्शन, तीनों में नंबर भी अलग अलग आएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी तीनों की अलग अलग होंगी, और अटेम्प्ट करने की भी नंबर है, वो पूरा इंस्ट्रक्शन में वो लोग देते हैं शुरू में। ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है। सो रिसर्च पेपर पब्लिश करना कितना जरूरी है यस, एंड तो कैसे अगर करना आपने चाहिए? सोच यस अगर सोच लिया है आपने कि आपको रिसर्च में जाना है, लेक्चरशिप में जाना है, तो पेपर पब्लिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पीएचडी में तो मैंडेटरी है, आपको मिनिमम पेपर पब्लिश करने होते हैं, आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में, तो आप पेपर जरूर पब्लिश कीजिए। और इसकी शुरुआत आप ग्रेजुएशन से ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप पीएचडी तक पहुंचना पड़े। अगर आपने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में कोई प्रोजेक्ट किया है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में भी कंपलसरी प्रोजेक्ट रखा है 1 मंथ 2 मंथ का, और अगर आपने नहीं भी किया है तो आपने इतना 3 साल में तो पढ़ ही लिया है, आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आपके कॉलेज में अगर फैसिलिटी है या आपके टीचर सपोर्ट करते हैं, या फिर बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट भी अगर आप देखेंगे उनकी साइट पर, तो वो 15 डेज से लेके, इवन इन भोपाल वी हैव मैप्स, 15-15 दिन की वो ट्रेनिंग देते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की, प्लांट टिश्यू कल्चर की। तो ऐसे कुछ ट्रेनिंग करके आप जब वो सीख लेंगे, तो उनसे बात करके आप कुछ ऐसा काम कीजिए जो यूनिक है। एंड यूनिक मीन्स व्हाट, हम सोचते हैं कि रिसर्च बहुत बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में अगर कोई टॉपिक पे कहीं काम चल रहा है, बट आप जिस एरिया में रहते हैं, आपकी प्लेस पे वो नहीं हुआ है, तो यू जस्ट ट्राई देयर कि क्या मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी वही क्वालिटी है, या वो ऑर्गेनिज्म यहाँ भी पाया जाता है, क्या उसमें कुछ यहाँ की इन्वायरमेंट की वजह से अलग क्वालिटी है। अगर आप कुछ यूनिक कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, यूनिक इन्वेंशन, डिस्कवरी, कुछ भी ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप अपनी जगह पे कुछ करना चाहते हैं, तो श्योरली आप कर सकते हैं। इवन एक छोटा सा एग्जांपल दे तो इन्वायरमेंट की बात करें, बहुत सारे लोग वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करें, बायोडिग्रेडेशन की बात करें, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो क्या आपके एरिया में ये काम चल रहा है? आप सोच रहे हैं कि हम लोग सबसे बड़े लेक का या सबसे बड़े रिवर का या सी ओशियन का करेंगे, बट क्या आपकी सिटी में हो रहा है? क्या एक छोटे से पॉन्ड का भी आप अगर कर लेते हैं, छोटे से वेल का भी कर लेते हैं, तो आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप छोटे से शुरुआत कीजिए, ग्रेजुएशन में भी शुरू कीजिए, देन पीजी में भी हर सेमेस्टर के बाद जो ब्रेक होता है, यू जस्ट ट्राई एंड गो टू डू सम ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन वर्क फॉर 1 मंथ। फिर एमएससी फाइनल में जो 6 मंथ डिसर्टेशन है, हम कोशिश करते हैं कैसे भी टाल के मेरे कॉलेज से ही हो जाए, मेरा टीचर ही करा दे, मैं यही कर लूं। आप क्यों नहीं एक्सप्लोर कर रहे हो? आपको अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप एक्सप्लोर करो, कोई सिटी में ही कोई बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां जाके अप्लाई करो, या आप बाहर स्विच करो। ठीक है, कॉलेज के समय आप पढ़ाई के लिए किसी भी वजह से आप नहीं जा पाए, बट आप अब 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। उस समय कोशिश कीजिए कि मेरा टारगेट है कि मेरे को इस पे पेपर पब्लिश करना है। जब आपका टारगेट होगा तो आप आपके प्रोजेक्ट वर्क में भी क्वालिटी वर्क करोगे, आप टाइम पास नहीं करोगे। आपका बेसिक और क्लियर होगा, हैंडलिंग तो अच्छा होगा ही, बट आप पेपर पब्लिशिंग तक पहुंच पाओगे। पेपर पब्लिश करने के लिए इसके बाद भी आप रिसर्च वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। पीएचडी में तो होता ही है, उसके अलावा भी आप कहीं अगर नेशनल इंटरनेशनल या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कुछ रिसर्च रिलेटेड आप जुड़ जाते हैं, तो साथ साथ में काम करते हुए पेपर पब्लिश कीजिए। गूगल स्कॉलर करके, जैसा हमारा गूगल सर्च है वैसा ही गूगल स्कॉलर करके पेपर पब्लिश जितने होते हैं उनके लिए स्पेशल साइट है। आप कोई भी टॉपिक या कोई भी वर्ड डालोगे, उससे रिलेटेड जितने पेपर पब्लिश है वो निकल आएंगे, उनको पढ़ना शुरू कीजिए। 50 to 100 पेपर आप पढ़िए, आप देखेंगे कि कैसे पब्लिश करते हैं। उनका इंट्रोडक्शन लिखना, रिव्यू लिखना, मेथोडोलॉजी क्या आपने प्रोसीजर की है, उससे रिलेटेड रिजल्ट विद फोटोग्राफ, फिर डिस्कशन, देन कंक्लूजन, और आपने जितना भी रेफर किया है उनका रेफरेंस। इतना ही है सिर्फ पेपर पब्लिश करने में। आप बनाना शुरू कीजिए, सिंपल स्टेट लेवल पे पब्लिश कीजिए, धीरे धीरे आइडिया आने लगेगा, इंडिया लेवल पे जाइए, इंटरनेशनल लेवल पे जाइए। मैंने हर इस पे मेरे 22 पेपर्स हैव बीन पब्लिश अभी तक मेरे, तो स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, तो मैंने सबका अलग अलग एक्सपीरियंस देखा है। जब इंटरनेशनल पेपर पब्लिश किया था उनने काफी करेक्शन किए। हम क्या होता है, डर जाते हैं कि अगर हमने डाला तो पता नहीं क्या, बट दे हेल्प यू
वो भेजेंगे आपको और आपको वीडियो करेक्शन कराएंगे भेजेंगे। 5 बार 6 बार। तो इससे हम खुद भी सीख जाते हैं। तो यू वंडरफुल। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन ओनली, फ्रॉम अ स्मॉल लेवल, छोटे लेवल से शुरू करते करते आगे बढ़िए, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो राइट। आपने जो काम किया है उसका पूरे वर्ल्ड को फायदा मिलेगा पेपर पब्लिशिंग करने के लिए, एंड आपको भी इसमें पॉइंट्स मिलेंगे। हम जो पेपर पब्लिश करते हैं तो रिसर्च में और लेक्चरशिप में दोनों में इससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपका कैटेगरी अप होता है इससे। ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पब्लिश करना। ओके। तो यू वांट टू से कि जिनको रिसर्च फील्ड में जाना है, डेफिनेटली जो सीएसआईआर और यूजीसी सीएसआई नेट देना चाह रहे हैं या यूजीसी नेट भी जो देना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत पेपर पब्लिश करने चाहिए, और जितना जल्दी शुरुआत हो सके पेपर पब्लिश करने की उतनी जल्दी करने, लाइक ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स छोटे छोटे अपने सामने गोल्स बनाएं, और अपने ही एरिया को देखें कि आपके एरिया में किस चीज़ के आपको आपके सब्जेक्ट में नीड लग रही है रिसर्च करने की, और फिर उसको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे आप पब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पे सभी तरफ आपने बोला पब्लिश करने के लिए, लोग जब आप पेपर गूगल स्कॉलर पे देखते हैं और पब्लिश करते हैं तो ऑलरेडी आपको जो इसमें बिग शॉट्स और बैठे हैं वो अपने रिव्यूज आपके पेपर्स पे देते हैं, और आपको करेक्शन करने के लिए भी बता दें कि कहाँ कहाँ उनको आपको करेक्ट करके रिप्रेजेंट करना है। सो इट इज वेरी सिंपल, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। और फिर ये सब करने का फायदा ये है कि हमें जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो रहे हैं, और उससे हमारा जो एक कहना चाहिए जो डेकोरेशन हमारे पोर्टफोलियो के वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। सो पेपर यस, तो पब्लिश करना हमारी है। लैंग्वेज में इसे सीआर कहते हैं, हम सीआर भरते हैं तो उसमें राइट हमारे पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। राइट 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 राइट। सो दैट्स आई थिंक इट्स अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। एक और मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लेना चाह रही हूँ, एंड इनफैक्ट दो क्वेश्चंस लेना चाहती हूँ। पहले तो यही बात कर लेते हैं, इसी को कंप्लीट कर लेते हैं कि एक और स्टूडेंट पूछ रही है कि पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है। ओके, तो जैसे मैंने फर्स्ट सीरीज में भी बताया कि बायोटेक रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे रिसर्च में जाना है तो पीएचडी करना बहुत अच्छा रहेगा। कई बार यूजी और पीजी में हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि हमारा प्रैक्टिकल हैंडलिंग अच्छा हो सके। कई बार बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं या डिसाइड नहीं कर पाते प्रॉपरली। पहले से डिसाइड करें तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट सीरीज में हमने बहुत क्लियरली बताया है कि कैसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो अगर आप कर पाए तो ठीक है, और नहीं कर पाए तो डोंट वरी, आप पीएचडी में इनरोल कीजिए और पीएचडी में अपना हैंडलिंग अच्छा कीजिए और रिसर्च में जाइए। पीएचडी इन बायोटेक की बात करें तो जैसे ऑफकोर्स यहाँ इंडिया में थोड़ा सा पीछे है, बट धीरे धीरे वो भी अब हो रहा है। दैट इज डेवलपिंग सब्जेक्ट। कभी ना कभी इसका स्कोप, क्योंकि हम फॉरेन में देखें तो काफी बायोटेक को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। क्योंकि मेरे कलीग्स खुद है, वो उन्हें स्टाइफन भी मिलता है और बायोटेक्नोलॉजी को जॉब इजीली मिलती है। कोविड के समय भी आपने देखा बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ही आगे फ्रंट में होकर वैक्सीन डिजाइन किए हैं। तो पीएचडी इन बायोटेक करने से आपको ये दोनों फायदे हैं, रिसर्च में जाने के लिए भी, और अगर आप डिसाइड कर चुके कि मुझे लेक्चरशिप में जाना है, टीचिंग में आपको इंटरेस्ट है, कॉलेज में पढ़ाना है, तो पीएचडी इन बायोटेक करने से आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसलिए आप पीएचडी बायोटेक रिसर्च का सोच के, लेक्चरशिप का सोच के, और प्लस आपके पेपर पब्लिशिंग अच्छी होगी और आपका जो हैंडलिंग है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए पीएचडी करें। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोप है इसलिए आप, और जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है हमारा देश इस सेक्टर में, तो बहुत एक ब्राइट समय है जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं उन सबके लिए। तो दे हैव यू हैव अ ब्राइट स्कोप। अभी एक स्टूडेंट ने और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी है। वो कहती है कि मैं पीएचडी तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो मैं कैसे रिसर्च प्रपोजल वगैरह लिखूं, और जिस इस वजह से मैं हिम्मत नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो मैं पीएचडी में एनरोल करने के लिए हिम्मत नहीं कर पाती हूँ। तो दिल की बात कही उन्होंने, एंड मैं अपने बच्चों में ये ऑब्जर्व करती हूँ, इसलिए बीएससी तब से ही आई ट्राई कि वो राइटिंग पे ध्यान दे। तो मैं उन्हें पूरा आई जस्ट ट्राई कि उन्हें बता सकूं कि आप अभी से ही उनको कैसे एग्जाम देना है, इंग्लिश में लिखना शुरू कीजिए। बहुत लोगों का ये कंसर्न है जो हिंदी मीडियम वाले, या ऐसे कॉलेजेस भी है जो हिंदी में भी पढ़ा रहे हैं। चलो स्कूलिंग उनकी किसी वजह से 12th तक हिंदी में ही हुई है,
बट ग्रेजुएशन में आने तक थोड़ा थोड़ा हम यूज टू उनको करना शुरू करें कि वो राइटिंग उनकी अच्छी हो, इंग्लिश में थोड़ा सा यूज टू। इसलिए मैं कितना भी उनको मुश्किल हो, मैं उन्हें बोलती हूँ कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर में अगर परसेंटेज कम भी आए पर आप सेकेंड और फाइनल ईयर तक कोशिश करोगे तो वहां तक पहुंच पाओगे। तो वो राइटिंग स्किल भले ही अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, इसका सारा हेल्प आपको गाइड करते हैं आपके कलीग करेंगे, दूसरे स्कॉलर्स वहां होंगे वो करेंगे। मेन है आपका रिसर्च ओरिएंटेड होना। और अगर आप इस डर की वजह से पीछे हट रहे हैं तो ऐसा मत करिए। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम ऐसे ही सीखे, तो अभी भी हम ऐसे ही सीख जाएंगे। और थीसिस लिखना इज नॉट समथिंग न्यू कि कभी नहीं हुआ। लाइब्रेरी में या ऑलरेडी जिन बच्चों की थीसिस हो चुकी है उन्हें हम उठाकर देखते हैं, और गाइड बोलते भी है कि आप बहुत सारी थीसिस को पढ़िए तो आपको समझ आएगा, तो आपको आइडिया आने लगेगा। इंटरनेट पे गूगल पे भी काफी थीसिस अपलोड करते हैं, उनकी जो थीसिस होती है उसे एज अ बुक पब्लिश किया जाता है, तो वो भी आप देखिए तो आपको धीरे धीरे आइडिया आएगा। और अभी से थोड़ा प्रैक्टिस शुरू से करते जाएंगे तो आखिरी में थीसिस में हेल्प मिलेगी। और ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपसे इस वजह से राइटिंग स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करने आने लगेंगे। तो ये सोच के तो आप बिल्कुल बैकड्रॉप मत कीजिए कि मेरी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो मुझे पीएचडी नहीं करना है। पीएचडी राइटिंग स्किल से रिलेटेड नहीं है, इट्स रिलेटेड टू समथिंग रिसर्च न्यू करना है आपको। तो आप इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट नहीं है कि आपको इंग्लिश या सब्जेक्ट बहुत अच्छे से ऐसे लिखना है, शब्दों का बहुत इम्पोर्टेंट वो ताना बाना बुनना है। सो बेसिकली ये एक पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में एक रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप लिखना शुरू करें और आपको बाकी आपके फेलो मेंबर्स आपको मदद कर देंगे फ्रेम प्रॉपर करने के लिए। और जैसे मैम सजेस्ट कर रही है कि पुरानी थीसिस को पढ़िए तो आपको एक लहजा पता लग जाएगा कि किस लहजे में लिखा जाता है। और हमारे पास हमेशा ऐसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि हमें मदद कर सकते हैं हमारी लैंग्वेज रिलेटेड डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए। सो या डेफिनेटली ये रीजन नहीं है कि आप राइटिंग या प्रपोजल नहीं लिख पाएंगे। आप हिंदी में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में लिखो, फिर कोई ना कहीं ना कभी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपके साथ बैठ के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। बाकी जैसे निहारिका मैम ने बोला कि वो खुद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद करती है, तो इवन शी इज अवेलेबल फॉर दैट। तो ऐसे अपने आसपास भी देख सकते हैं और निहारिका मैम से भी आप बात कर सकते हैं डेफिनेटली। तो इसलिए अपना पैशन को रोकिए नहीं, काइंडली आगे बढ़े और एक स्टेप लेंगे तो बाकी स्टेप्स के लिए ऑटोमेटिकली रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है ना निहारिका मैम, मैंने सही बोला? हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। लाइक बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। और इंग्लिश साइंस में एक्चुअली बच्चों को क्या लगता है इंग्लिश मतलब बहुत अच्छा ग्रामेटिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब हम वो बुक्स पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हमें इतनी तो आ जाती है कि हम समझ पाते हैं और धीरे धीरे लिखने का भी हमारा पैटर्न बन जाता है। बिकॉज मेरे साथ भी जो मैं जिस कॉलेज से पढ़ी हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मेरे साथ में भी हिंदी मीडियम के बच्चे थे जो ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम थे। मैं अपने बच्चों को एनकरेज करती हूँ उनको देख के, और वो जब शुरू में आए थोड़ा सा उन्हें दिक्कत हुआ बिकॉज मेरे कॉलेज में पूरा 100% इंग्लिश था, हिंदी में कोई चांस नहीं था, ना टीचर्स एक्सप्लेन करते थे और नोट्स अवेलेबल थे नहीं। उन्होंने करते करते लाइक आई हैव टॉप द यूनिवर्सिटी, मेरा फर्स्ट रैंक था, एंड सेकंड में वो उनमें से एक बंदी थी। तो इतना बड़ा अचीवमेंट है। अगर यस डर जाता है मेरी तो हिंदी अच्छी नहीं है और इंग्लिश ही अच्छी है तो वो कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। तो ये तो बस हमारे एफर्ट की बात है, हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं, बोल। थोड़ी सी लग रहा है आज इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है, बट आई थिंक हमने निहारिका मैम से बहुत इंपॉर्टेंट सारे डिस्कशंस कर लिए हैं। और निहारिका मैम की बात को मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहूंगी कि अगर चाहे तो राहें अपने आप मिल जाएंगी, तो आगे बढ़िए और रास्ते अपने आप खुलेंगे आपके लिए। क्योंकि मैम का फ्रीज हो चुका है वीडियो, तो मैं करियर काउंसलर्स इंडिया की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगी। और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई और क्वेरीज है तो आप हमें लिखिएगा, हम लोग और कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। इसके अलावा भी हमारे जितने वीडियोस हैं, अगर आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं और उनसे रिलेटेड भी कुछ और क्वेरीज हैं तो हमको फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेनिफिट हो सकें। और विद दिस नोट मैम आप वापस आ गई हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आपके जो सजेशंस हैं और आपकी जो एडवाइस है वो सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगी। So with this note, I am really thankful to you. Career Counselors India is really thankful to you.
अपने हम इतना कीमती समय अपना हमें दिया। और आप भी बच्चों को लास्ट में कोई वर्ड दे सकती हैं, वर्ड ऑफ विजडम। Yes, so thank you so much, ma'am, first of all, inviting me. और hopefully सारे बच्चों की क्वायरी क्लियर हो गई होगी फ्रॉम द 10th टू टिल योर जॉब। तो बहुत सारी बायोटेक में हमने सभी चीजें क्लियर कर दी, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे हम पहुंच सकते हैं। एक चीज जरूर मैं ऐड करना चाहूंगी, जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें लेक्चरशिप में जाना है, तो एक APPSC एग्जाम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर PhD एग्जाम। तो Yes. उसमें आप उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका PhD या फिर नेट या सेट क्लियर होना चाहिए। तो आप बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ भटक जाते हैं, वो PG के बाद सोचते हैं कि मैं बैंक का कर लूँ, B.Ed कर लूँ, ये कर लूँ, बट आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि MSc में आप BSc से ही आप रिसर्च में पेपर पब्लिश वर्क शुरू करके MSc कीजिए। MSc के बाद आप ट्राई कीजिए कि मैं कहीं ना कहीं PhD में रजिस्टर इनरोल हो सकूं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम दीजिए और नेट और सेट जरूर दीजिए, बिल्कुल मत छोड़िएगा। कई बार बच्चे ब्रेक दे देते, फिर थोड़े टाइम बाद सोचते नहीं, आप एफर्ट लगाते जाइए, यहाँ नहीं तो वहां होगा। नेट भी हर 6 महीने में आप दे सकते हैं, तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो क्वालिफाई होने के बाद नेट सेट या PhD आप APPSC, देन यू विल गेट द परमानेंट प्रोफेसरशिप इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो ये पूरा जर्नी है। और जैसे मैंने बताया था कि एक ऑप्शन है रिसर्च में जाने का, तो रिसर्च के लिए तो आपको नेट क्वालिफाई कर लिया, CSIR नेट, तो यू विल गेट द JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप कोई इंस्टीट्यूट में, नेशनल इंस्टीट्यूट में या इंटरनेशनल, और फिर आप आगे सीनियर रिसर्च फेलोशिप पाके रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। उसमें आपको सैलरी भी अच्छा मिलता है और आप एक अच्छा रिसर्च वर्क भी करते हैं। Right. तो ये दिस इज ऑल कंप्लीट अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड होपफुली आई थिंक सभी के क्वायरीज फ्यूचर में भी क्लियर हो जाएंगे। उनको कोई भी बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो के साथ उन्हें सारी क्लियरिटी आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच CCIN एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और एंजॉय कीजिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, नमस्कार।